स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सेकंड सब्जेक्ट है एमएचआई 108 भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण ये इतिहास। राइट। आई होप आपने मेरे तीनों वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। 3 पार्ट्स में बनाया है। जो 4th पार्ट है वो आज मैं कंप्लीट करूंगी आई होप, क्योंकि बिकॉज आपका 19 को एग्जाम है और ये आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक तरह की कहानी की तरह मैंने आपको ये पूरी डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है। ओके, लास्ट हमने टॉपिक जो पढ़ा था कि वन संरक्षण नियम जो वानिकी नीति चलाई थी वैज्ञानिक वानिकी ने, कि जो इतने सारे जो वनों की उन्होंने कटाई कर दी थी अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने सालवान सागौन सबकी लकड़ियां काट के जंगलों को बिल्कुल खाली कर दिया था, जिसके विरोध में जो है जिसके लिए उन्होंने क्या करा था 1865 में भारतीय वन अधिनियम बनाए गए थे, जिससे उन्होंने पेड़ लगाए। और पेड़ भी उन्होंने कौन से लगाए, एक ही कैटेगरी के पेड़ लगा दिए, जिससे कि क्या हुआ, बबूल और चीड़ के पेड़ लगा दिए, जिससे कि वहाँ की भूमि और भी ज़्यादा खराब हो गई। तो जिससे कि प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ, प्राकृतिक पर्यावरण हुआ। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इसको, इन्होंने क्या कर रखा है, आगे पीछे दे रखे हैं। जो चीज़ पहले बाद में बतानी चाहिए वो पहले दे दी है, जो पहले बतानी चाहिए वो बाद में दे दी है। राइट। तो इससे क्या हुआ कि एक मुझे इसमें भी समझाने का एक टॉपिक मुझे मिला है इसमें, आजीविका की हानि और पलायन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका दिसंबर में, है ना। इसमें क्या है आपका जो क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है मे भी थोड़ा बहुत आ सकता है, मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रण दोहन से कई बार आजीविका नुकसान होता है, और उदाहरण देकर बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन। अनियंत्रित दोहन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपना क्या किया, वनों की कटाई कर दी, खनन कर दिया, जो यहाँ से जितने भी कपास था, खेती करी, कपास ले गए, तो प्राकृतिक संसाधन जो है उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने दोहन किया। राइट। तो जिससे पर्यावरण जो संतुलन है वो बिगड़ गया। और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से क्या हुआ, लोगों ने अपनी आजीविका का उनका जो नुकसान हुआ है, जो वहाँ पर समुदाय थे और जो उन्होंने वो अधिनियम वन अधिनियम लगाया, तो वहाँ से क्या किया कि लोगों को पलायन कर दिया, समुदाय हटा दिए, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए। तो उससे के कारण क्या हुआ कि जो लोग प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा। तो उसी के बारे में आपको इसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है। इसमें साफ साफ लिखा है, जब जंगल, जल, उपजाऊ भूमि जैसे संसाधनों का अधिक उपयोग और कुप्रबंधन किया जाता है, तो इससे खेती करने पर जो है पशुपालन पर अधिक गतिविधियां, जिससे लोगों को पलायन करने या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी इसमें क्या हुआ था कि जो उन्होंने करा अंग्रेजों ने, उसको भुगतना हमें आज पड़ा है। जैसे 2008 में वो कह रहा है कि इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है बुंदेलखंड में, जो उत्तर प्रदेश में 2008 में एक भयंकर सूखा आया था, जिससे भूजल अत्यधिक दोहन हुआ और लोगों को बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा, और वनों की कटाई और पानी की अधिक खपत वाली फसलों और रुख रुख से नई मिट्टी की नमी में कम कर दी, जिसके कारण क्या करा, वहां से लोगों को पलायन करना पड़ा, मजबूर हो गए लोग दूसरी जगह जाने के लिए। जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर कृषि अर्थव्यवस्था को भी कैसे तबाह कर सकता है। कृषि, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि ऑब्वियसली सारी तबाह होएगी, कृषि तबाह होएगी तो अर्थव्यवस्था तबाह होएगी। क्योंकि हमारा मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था कि अधिकतर जो राजस्व आता था वो आता था कृषि से, और कृषि से राजस्व आता था उसी से ही राजनीतिक जो व्यापार है वो, मतलब राजनीतिक स्थिति नियंत्रण की जाती थी। रोग का जो राजस्व आता था, ठीक है, जो कर आता था, वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड था। ठीक है। जैसे कभी सूखा पड़ गया या कहीं पर बारिश से ओले पड़ गए, तो जो दूसरे देशों में कृषि होती थी उससे देश चलाया जाता था। ये है इसका बेसिक इकोनॉमिक का जो फंडा है, वो ये है कि कृषि सबसे बड़ा साधन है आज भी भारत में अपनी इकोनॉमिक के लिए। जो हमारा जो पूरा बैलेंस है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। राइट। अब तो खैर जब से 2024 के बाद से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, 2014 के बाद से ही, लेकिन उससे पहले जो है कृषि के ऊपर ही डिपेंडेंट था। राइट। तो एक और महत्वपूर्ण मामला आया, जैसे ब्राज़ील में अमेज़न बसीन थी, उसमें कृषि खनन और बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं ने वनों की कटाई से क्या हुआ, वनस्पति वहाँ की सारी प्रभावित हो गई। और अगस्त 2022 में जंगलों में नियंत्रण, भूमि शोषण से कई लोगों ने विस्थापित कर दिया।
तो उन्हें अस्थिरता के कारण नौकरियां छोड़कर झुग्गियों पर रहना पड़ा, घर छूट गए उनके। ठीक है, तो ये ग्रेटर कारजास परियोजना जैसे आधुनिक मेगा परियोजनाओं ने भूमि संघर्षों को तेज कर दिया। लोगों को नौकरी के लिए इधर से उधर जाना पड़ा, भटकना पड़ा। ठीक है, तो इसमें आप लंबा चौड़ा अगर ये आ गया मे बी आंसर, तो आप इसमें अपने आप ही बना के लिख सकते हैं। जैसे ग्रेटर कारजार परियोजना जैसे आधुनिक मेगा परियोजनाओं ने भूमि संघर्षों और भी तेज कर दिया, जिससे स्थानीय समुदाय के पास स्थायी आजीविका के विकल्प नहीं रह गए। मतलब उनकी जो स्थानीय आजीविका थी वो तो खत्म ही हो गई। तो ये उदाहरण दर्शाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रण दोहन से आजीविका का नुकसान होता है और लोगों को पलायन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप अच्छा खासा ये आंसर लिख सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो पलायन करना पड़ता है तो इससे क्या क्या होता है, नौकरियों की असुरक्षा, है ना, अनौपचारिक श्रम, शहरी मालन बस्तियों में खराब हो जाता, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के नुकसान, नई बस्तियों में शोषण, भेदभाव। ठीक है, इस तरह की सारी समस्याएं आती है, तो इसके ऊपर आप आराम से बना के लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल में आपको लिखना है अमेज़न बसीन ब्राज़ील की, और एक दूसरा है आपका जो ये उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा था बुंदेलखंड में। ठीक है, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा था। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मेरे पास अभी रिटर्न में आंसर नहीं है, बट मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा बुक अच्छे से समझा दूँ, बिकॉज इस टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि मेरे पास रात को भी फ़ोन आते हैं कि आप हमारे बच्चे को कल पढ़ा दीजिए, उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, क्योंकि बेसिकली मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। ओके, राइट, ओके, आगे चलते हैं। वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण तो हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट इसमें जो उसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल कॉलोनियाँ क्या होती है, ये मे बी इस बार आ सकता है, क्योंकि मुझे इस पे जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं क्वेश्चन पेपर में, इसमें कैनाल, हाँ है तो सही, नहर कॉलोनियाँ। ठीक है, नहर कॉलोनियाँ, और इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो कैनाल्स कॉलोनियाँ ही लिखा हुआ है। ओके, मेरा कैनाल कॉलोनियाज। जी, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, कैनाल कॉलोनियाज, राइट। ओके, कैनाल कॉलोनिया का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब ज़मीन की इतनी ज़्यादा कटाई उन्होंने कर दी थी, मतलब सॉरी, पेड़ पौधों की, वनों की कटाई कर दी थी, जिसके कारण कि पूरा पर्यावरण जो है पर्यावरण जो आपदाएं थी वो आने लग गई थी, और जो जलवायु परिवर्तन होने लग गया था, तो उन्होंने पेड़ लगाए। ठीक है, पेड़ लगाए, फिर उनको अब थोड़े टाइम के लिए वहाँ तो रहते थे, उनकी वहाँ पर सैनिक जो थे उनके लिए उन्होंने जो है बैरेट बना रखे थे, उनकी सेना भी थी, उनके जो जितने भी अंग्रेज हैं वो वहाँ रहते थे, उनकी बस्तियाँ थी। अब वो वहाँ रहते थे तो खाना पीना सब होएगा ही। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कृषि बर्बाद हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि नहरों से सिंचाई सुविधा करने लग गए। तो सिंचाई प्रणाली, नई नई सिंचाई प्रणाली लाने लग गए, किसके लिए, अपने फायदे के लिए लाए, ताकि खेती होएगी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम नई प्रणाली लाते हैं, सिंचाई के जितना भी हमारा जो नुकसान हुआ है उसको हम कहाँ से वसूलें, इनके भारत से ही वसूलें। और भारत में किससे वसूलेंगे, वो कृषि से वसूलेंगे, कपास उगाएंगे, वहाँ से जितना भी जो कपास उगाएंगे और जो लकड़ी है उसको हम ले जाएंगे, निर्यात करेंगे, और भू राजस्व जो किसान खेती करेंगे उसमें भू राजस्व जो है प्रणाली, जो भू राजस्व प्रणाली, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कोई सब्जेक्ट। तो भू राजस्व प्रणाली जो थी, जिसमें अलग अलग कर लगाए जाते थे। ठीक है, तो भू राजस्व प्रणाली के अंदर जो कर थे वो भी हम खेती से ही वसूलेंगे। ये कहकर उन्होंने क्या किया कि सिंचाई व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अब सिंचाई के लिए उनको क्या चाहिए था, नहरें चाहिए थी, जिनसे कि वो सिंचाई करते, जो कि दोआब वाले क्षेत्र थे। दोआब वाले क्षेत्र कौन कौन से थे, पंजाब क्षेत्र में चिनाब, झेलम, ये जो नदियां थी, ब्यास, ये तीनों नदियों से उन्होंने क्या किया कि कृषि जो पानी था उसको नगर तक पहुंचाया, और वहां से कृषि के लिए के लिए सिंचाई के साधन बनाए, और वहां पर कृषि करवाई, ताकि अच्छा हमारा उत्पादन हो सके। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़े, और उन्होंने नकदी फसलें उगाई। ठीक है, गेहूं, कपास, चावल, ये सारी नकदी फसलें जो उन्होंने उगाई, जिससे पैसा उनसे वसूलेंगे, और सारा, और जो किसान है उनसे कर भी अलग से वसूलेंगे।
तो इस तरीके की उनकी क्या थी, सोच थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने व्यापक नहरें नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे ब्यास ब्यास, सतलुज और झेलम जैसी नदियों के बीच के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र पर पानी पहुंचाया। तो सिंचाई के लिए पानी नहीं था, तो उन्होंने इन नदियों के द्वारा सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध किया और खेती करी। तो उन्होंने जो मुख्य रूप से क्षेत्र चुना था वो पंजाब का क्षेत्र चुना था, ठीक है। और पंजाब के क्षेत्र में वहाँ पर उन्होंने गेहूं, कपास जैसी नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाया और नहरों द्वारा सिंचाई के लिए पंजाब के अन्य हिस्सों के जब अब वहाँ पर जब वो सिंचाई करवाएंगे, खेत बनाएंगे, तो अब खेती जब करेंगे तो वहाँ पर उनको लोग भी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पंजाब के जितने भी दूर दूर के देश लोग थे उनको बुलाया और यहाँ पर उनसे मजदूरी करवाई, किसानों के जैसे, मतलब वहाँ से उत्पादन में उनको काम करवाया, ठीक है। तो अब जब वो किसान वहाँ पर आएंगे तो उनके पास क्या करेंगे, वो वहाँ पर वो बस्ती बना के रहेंगे। अब उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो जब वो वहाँ पर रह के बस्ती रह के किसान जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिए कॉलोनियाँ बनवा दी। थोड़ी अंग्रेजों ने भी उनको ज़मीन दे दी कि यहाँ पर तुम अपनी कॉलोनियाँ बनाओ और नहरों पे जो काम है, बांध का काम है वो करो और खेतों में सिंचाई का काम करवाओ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर उनको क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे और किसान चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे दूसरे अलग अलग जगहों से किसान मंगवाए और उनके लिए क्या बना, उनको रहने के लिए बस्तियाँ दी। उसे ही बोलते हैं नहर कॉलोनियाँ, जिसे कि बोलते हैं कैनाल कॉलोनीज, राइट। कैनाल इन द सेंस कि नदी से जो पानी निकलता है, नदी के पानी को मोड़ के जो जिस तरफ मोड़ा जाता है तो उसको कैनाल बोलते हैं। तो वो कैनाल उससे भी रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो कैनाल यहाँ पर जो मतलब है, अगर नहर कॉलोनियाँ है तो वहाँ पर उन बांध बनाने के लिए और सिंचाई के लिए और वहाँ से पानी खेतों तक पहुँचाने के लिए जो किसानों को जगह दी गई थी, उन जगहों को बोलते हैं नहर कॉलोनियाँ, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जाके रहते थे, ठीक है। ये इस चैप्टर में पूरा आपको ये लिखना है। तो यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पर ये भी लिखा है कैनाल कॉलोनियाँ, ओके। आई थिंक आपके पास, सबके पास तो ये बुक आई गई होगी, ठीक है। तो इसका प्रिंट पे मत जाना क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह का प्रिंट है, बट चैप्टर आप जब देखेंगे तो आपका चैप्टर सेम होना चाहिए। जो यहाँ पर सीक्वेंस में जो चैप्टर हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, राइट। और यहाँ पर देखिए ये सारे आपका, मैंने आपको सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अभी एक और भी हैं, ठीक है, ओके। देखो ये लिखा हुआ आपका कैनाल कॉलोनियाँ। कैनाल कॉलोनियाँ मैंने आपको बताया है कि पश्चिम पंजाब में जब सिंचाई के विस्तार के लिए पहले से बंजर भूमि को कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया, तो अंग्रेजों ने 1892 में लोअर चिनाब नहर कॉलोनियों के साथ इसकी शुरुआत की। इसके बाद लोअर झेलम नदी नहर और ट्रिपल नहर परियोजना में कम आबादी वाले क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान की, ठीक है। आबादी कम थी, खेती के लिए जगह थी, तो वहाँ पर क्या की, सिंचाई के लिए उन्होंने नहर कॉलोनियों का सिंधनाई, सोहाग और पारा, चनाब, झेलम, लोअर बारी दोआब शामिल थे। दोआब यानी कि नदियों के बीच के क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं, और जहाँ पर उन्होंने खेती करवाई। तो मिलियंस ऑफ एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए, है ना, तो इस परियोजना के क्षेत्र में जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया। तो चिनाब कॉलोनिया से भूमि राजस्व 1915 तक भारत के किसी भी अन्य जिले से अधिक हो गया। यानी कि जब उन्होंने खेती करवाई और खेती करने से जो उनका भू राजस्व निकला वो अन्य जिलों से कितना ज़्यादा था, 15% ज़्यादा था, ठीक है। 1915 में सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व आया वो कहाँ से आया, पंजाब से आया, ठीक है। तो गेहूं, कपास जैसी रबी फसलों के पक्ष के में फसल के पैटर्न को बदल दिया और जिससे क्षेत्र में कृषि पद्धति में मौलिक रूप से बदलाव आ गया। अब इन्होंने बदलाव तो लाए, लेकिन किस लिए लाए, अपने ही फायदे के लिए लाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, जल पलायन सिंचाई करी, है ना। और सिंचाई के लिए जो उन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए वो कौन से होते हैं, जल पलायन सिंचाई, जिससे कि नदी का पानी से खेतों तक पहुंचाया, कुएं और ट्यूबवेल बनवाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तालाब और टैंक बनाए, नहर से सिंचाई कराई, ठीक है। तो पंजाब में एक बड़ी क्रांति और एक निर्वाह कृषि की जगह एक वाणिज्य कृषि ने
ले ली। निर्वाह कृषि होता है कि जो अपने ही परिवार के लिए की जाती थी, वो हटके एक वाणिज्य कृषि, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहीं पर ही खेती हुई, तो आज भी वहाँ पर खेती होती है। तो ये है इस चैप्टर का मीनिंग, जिसको बोलते हैं आपका कैनाल कॉलोनी। अगर आ गया तो आप इसके ऊपर आई थिंक आपको समझ आया होगा। आप आराम से इस वीडियो लेक्चर को सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैनाल कॉलोनियों का मतलब क्या होता है। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आर्द्र भूमि, ये इससे रिलेटेड जो आपका है आर्द्र भूमि, इससे तो नहीं है। ओके नेक्स्ट, बड़े बांध, इससे भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ, ये जो है आपका विजयनगर। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो आपका MHI आपका 110 है, उसके बाद है MHI 111 और MHI 1019 तो आपका जो गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन किए उससे रिलेटेड है। तो MHI 109 जो है, इसका मैंने आपको पूरा ही बुक एक्सप्लेन कर दी है, उसका अलग से प्ले लिस्ट है। और MHI 1010 और 1111 के अंदर आपका जो मतलब अलग अलग पूरी नगरीय व्यवस्था दिखाइए, प्रारंभिक से आधुनिक भारत तक आपका किस तरीके से नगर किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से राजधानियां बनी हैं मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में, वो सब आप 110 और 111 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका विजयनगर जो दक्षिण भारत में राज्य था, वो भी आपका जो हिस्सा है वो 110 वाले बुक में है, वो भी आपको उसमें पढ़ना है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि उन्होंने वास्तुकला क्या थी, है ना। हर चैप्टर में, हर बुक में आपका जो स्मॉल मिनी मिनी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको किसी न किसी नगर का और बंदरगाह के बारे में, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, इस तरीके के टॉपिक हैं। तो आपको एक तरह का मास्टर जब आप करोगे तो आपको पूरे भारत के में जो किस तरीके से जो एरिया है उसको कैसे यूज़ किया है, किस तरीके से यहाँ की वास्तुकला है, उससे संबंधित आपको पढ़ना है आपके 110 और 111 में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है तो उसमें विजयनगर जो इसमें थोड़ा बहुत है और बाकी डिटेल में आपका 110 के अंदर विजयनगर है, वो भी मैं आपके लिए डालूंगी। अभी जो इसमें विजयनगर है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाती हूँ। पहले मैं आपको उसके आगे का पढ़ा दूँ। इसमें आपको सिर्फ इसकी वास्तुकला विशेषताएं बतानी है और थोड़ा बहुत इसके जो नगर का नक्शा है और शहरी मुख्य भाग है उसके बारे में पढ़ना है। राइट, ये भी हम पढ़ते हैं अभी। उससे आगे जो मुझे एक और इम्पोर्टेंट है वो ही है, जैसे दिल्ली का, ये विजयनगर है और ये है दिल्ली। तो दिल्ली जो है इसके बारे में भी आपको, इसके बारे में क्या बताना है कि इसकी वास्तुकला बतानी है, ये किस तरीके से इसमें जो नगरीय व्यवस्था है वो कैसे चेंज हुई है। तो वो इसमें आपको ये लिखना है कि इसके अंदर जैसे कि दिल्ली जो है, आपको पता होगा कि जो सल्तनत काल में जो गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश आया था, तुगलक वंश आया था, इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली को। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या बनाए, महल बनाए, मस्जिदें बनाई, ठीक है, बड़े बड़े इन्होंने किले बनाए अपने रहने के लिए। तो वही भौगोलिक दृष्टि को आपको इस दिल्ली शहर, अगर कोई टॉपिक आ गया तो उसमें एक्सप्लेन करना है। वैसे मैंने देखा कि 2-3 साल से तो दिल्ली के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि दिल्ली को त्रिभुजाकार माना है किस इतिहासकार ने, फ्राइकेनबर्ग ने दिल्ली को त्रिभुजाकार किस क्षेत्र में माना है। और ये रिज यमुना, आपको पता है ये कि दिल्ली में यमुना नदी है और दिल्ली के नीचे की तरफ, यहाँ पर जो दिल्ली है आपका भारत के नक्शे में, यहाँ पर दिल्ली के नीचे की तरफ यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और नदी का दोआब है जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, ये गंगा यमुना का दोआब के बीच क्षेत्र में आपका दिल्ली आ जाता है, जिससे कृषि के यहाँ पर समृद्धि हुई है। यमुना नदी में बदलाव आता रहता है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। राइट, शहरी नियोजन परिस्थिति में यहाँ पर जितने भी जो सल्तनत कला आई थी, फिर मुगल साम्राज्य आया, उन्होंने क्या किया, अपनी क्या बनाई, राजधानियाँ बनाई। तो जब इन्होंने राजधानियाँ बनाई तो अपने लिए क्या बनाए, महल बनाए। वो भी महल कैसे बनाए, किलेबंद वाले महल बनाए, चारों तरफ बाउंड्री की। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और यहाँ पर क्या की थी, एक किलेबंदी शहर बनाया था जो दक्षिण भारत के दिल्ली के दक्षिण रिज पर स्थित है। और ये मजबूत किलेबंदी
वाला विशाल सुनियोजित बनाया था। 13 से 15 मीटर ऊंची इसकी पत्थर की दीवारें थी, जो डिज़ाइन थी सबसे मजबूत रक्षात्मक था। और इसमें सैन्य छावनियाँ थी, सैन्य यानी कि सैनिकों के रहने के लिए छावनियाँ थी, है ना। और 15 साल के भीतर ही छोड़ दिया, लेकिन तुगलकाबाद को जो है इन्होंने 15 साल के भीतर ही छोड़ दिया था। और उसके बाद इन्होंने कहाँ पर बनाई अपनी राजधानी, ग्यासुद्दीन की नीतियों का विरोध किया, और किला आज खंडहर के रूप में मौजूद है। जो इन्होंने किला बनाया था करण औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो ग्यासुद्दीन की नीतियों का विरोध किया, और किले आज खंडहर के रूप में मौजूद हैं, जो इसके संस्थापक की दृष्टि, इसकी भव्यता और अंतिम गिरावट का प्रतीक है। तो इसमें सिर्फ आपको वास्तुकला के बारे में बताना है। ऐसी जहांपना बात जो है, जहांपना जिसका अर्थ होता है दुनिया का शरण, तो ये ग्यासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। और जहांपना दिल्ली का ही जगह है, और तुगलक ने दिल्ली में पहले के शहरों के विस्तार के रूप में जहांपनाह को बनवाया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? तुगलकाबाद और कुतुब परिसर में मौजूद शहरों केंद्रों को जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में कि इसमें भी चारों तरफ किलेबंदी करी थी। और यहाँ पर हमारा जो लाल किला है वो भी किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था। तो सल्तनत काल में ही लाल किला बनाया गया था। तो 7 मेहराबों वाला जलाशय, सतपुला बांध और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की सुधार बनाए गए। कहाँ पर? जहांपनाह ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित किया, है ना। और पूरी तरीके से आज जहांपनाह की दीवारें, किलाबंदी केवल बिखरे हुए खंडर ही बचे हैं। राइट। उसके बाद दीनपना का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के भीतर एक शाही शहर के रूप में करवाया, और रूप के रक्षात्मक प्रकृति, दीनपना एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक के रूप में डिजाइन किया गया। राइट। उसके बाद शेरशाह सूरी जो है मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए दीनपला अल्पकालिक था। और क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 में क्या किया था? हुमायूं को हराया था और दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। और शेरशाह सूरी ने एक मजबूत किलेबंदी शहर का नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया, और जिसको कि आज हम क्या कहते हैं? पुराना किला बोलते हैं, जो आज भी दिल्ली के लिए हुमायूं के दृष्टिकोण का प्रमाण है। तो ये चीज आपको इसमें लिखनी है, अगर दिल्ली के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है। राइट, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। मैंने आपको बता दिया है, एक तरह का आपके लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे लिखना है। ओके। और जो सबसे सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका इस बुक में कोलकाता और बृहन मुंबई, जो आपके क्वेश्चन में भी आ गया है। और दूसरा आपका है जैसलमेर, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद होता है मानव वन्यजीवियों के बढ़ते संघर्ष। मानव वन्यजीवियों के ऊपर भी, जीव के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया है, और इसके ऊपर कलकत्ता और बृहन मुंबई के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया है। राइट, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, कलकत्ता की परिस्थिति के प्रबंधन में औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। राइट, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वो सबसे पहले यहाँ पर हमारे केरल में आए थे, कालीकट बंदरगाह में। राइट, पुर्तगाली आए थे, सॉरी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आए, अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ उन्होंने खोली, मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। राइट, तो जो बम्बई था, बम्बई तो पहले पुर्तगालियों का हिस्सा था, बम्बई पुर्तगालियाँ रहते थे यहाँ पर। और पुर्तगाली की जो लड़की थी उसका विवाह अंग्रेज के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स द्वितीय था उसके साथ शादी कर दी। तो पुर्तगालियों ने पूरा बम्बई जो है उनको दहेज में दे दिया था व्यापार करने के लिए, है ना। और कलकत्ता में भी और सूरत में भी उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली, कलकत्ता में भी, मद्रास में भी। ठीक है, पुर्तगालियों ने भी खोली। तो हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ क्या खोली, और वहाँ की ज़मीनें भी ले ली। वहाँ के मुगलों को जो है 500 रुपये या 1000 रुपये पाउंड पर कलकत्ता, जो आपका फिरोज शाह था, लास्ट जो था, उसने कलकत्ता को भी जो 500 आई थिंक पाउंड पर कलकत्ता पे व्यापार करने का प्रमाण उनको घोषित कर दिया। तो उन्होंने वहाँ पर कलकत्ता पे भी उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री बनाई। राइट, अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ठीक है, और गोवा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, वहाँ पर किले भी बनवाए।
ठीक है। कलकत्ता में क्या बनाया, विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, जो महारानी विक्टोरिया का था 1906 से 1921 के बीच में, जिसे फोर्ट विलियम भी कहा जाता है, जो बंगाल पर ब्रिटिश शासन के शुरुआती वर्षों को बताता है। ऐसी मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका उन्होंने कम महल बनाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी बना और मद्रास प्रेसिडेंसी भी था, और इसका निर्माण 1644 में हुआ था कि आसपास के क्षेत्र में जॉर्ज टाउन शहर बनाया। उन्होंने कौन सा टाउन बनाया, जॉर्ज टाउन। उसके बाद इन्होंने बम्बई का भी जो है पहले सूरत में थी इनकी फैक्ट्री, सूरत में कैंसिल हो गई तो उन्होंने दोबारा बम्बई में बना ली थी। ठीक है, तो इनका मुख्यालय पहले सूरत में था, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर भी बनाई, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। तो अब इन्होंने क्या किया कि जब ये यहाँ पर अपनी बस्तियाँ इन्होंने बनाई, तो अपनी बस्तियाँ जब बनाई इन्होंने महलों के साथ, यहाँ पर उन्होंने महल बनाया, यहाँ पर पूरे लोग बस्ती में जब रहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भेदभाव हो गया, यहाँ पर इतनी गंदगी थी, क्योंकि क्या हुआ कि आपका जो कलकत्ता है, जो कलकत्ता लिखाया है, कलकत्ता था ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ ढलान पे है। ढलान के कारण होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो पानी आता था वो यहाँ पर नमी हो गई, पानी जो था वो इकट्ठा हो जाता कलकत्ता की तरफ। ठीक है, गंगा नदी का दबाव जो था वो इस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता था कलकत्ता की तरफ, है ना, यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर तो क्या होता था, यहाँ पर क्या आ जाती थी, अक्सर बाढ़ आती थी। जब बाढ़ जाती थी तो यहाँ पर कीचड़ हो जाते थे, यहाँ की मिट्टी जो थी वो दलदली थी। दलदली होने के कारण विक्टोरिया मेमोरियल जो इनका जो महल था उसके बराबर में जो इन्होंने बस्तियां बनाई थी, क्योंकि कलकत्ता जो है उनका अंग्रेजों का सैन्य केंद्र था। क्या था, सैन्य केंद्र। सैन्य केंद्र का मतलब है जहाँ पर इनके सिपाही वगैरह रहते थे। तो वो जब वहाँ रहते थे तो वहाँ पर इतनी गंदगी थी जो के कारण वहाँ पर क्या हुआ, बीमारी फैलने लग गई। ठीक है, बीमारी फैलने लगी, वहाँ के लोग बीमार हो गए, और इन अंग्रेज क्या करते थे कि इन्होंने फिर क्या किया, अपने लिए श्वेत नगर, ठीक है, श्वेत नगर बनाए अपने लिए, और अश्वेत नगर बनाए हिंदुस्तानियों के लिए। इस तरीके का इन्होंने भेदभाव भी किया, ठीक है, जिसे नस्लीय भेदभाव कहते हैं। लेकिन जब ये पानी इनको नहीं मिलता था, यहाँ पर साफ पानी नहीं आता था, सारा कीचड़ का गाद वाला, और यहाँ पर पानी की निकासी नहीं थी, गटर की जो नालियाँ थी वो यहीं पर ही इन्होंने छोड़ रखी थी, कलकत्ता के जो ज़मीन थी इस पर। तो जिसके कारण क्या थी, वहाँ पर कीचड़ जमा रहता था और पानी नहीं मिलता था साफ, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती थी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपकी कि जो कलकत्ता था वहाँ पर किस तरीके का कीचड़ रहता था और वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। राइट, तो लोग क्या करते थे कि जो मछलियाँ थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, गटर की सीवर की लाइनें वहीं पर ही छोड़ दी, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर मछलियाँ तो पल गई, जिससे उनकी रोजी रोटी भी चलने लगी। ठीक है, तो उससे के कारण क्या हुआ कि बीमारियां तो वहां पर फैली रही थी, तो इसलिए उन्होंने वहां पर खारे पानी की झीलों का पुनरुद्धार किया। किसने, अंग्रेजों ने। जब देखा कि हद से ज्यादा बीमारियां फैलने लगी, 1863 में लगातार महामारी के बीच एक धूम्रपान उपद्रव अधिनियम लागू किया गया, जिससे बीमारियों के सिद्धांतों के औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया। तो अंग्रेजों ने स्थानीय मिट्टी के आंकलन के आधार पर किले बनवाए और बाद में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद भारतीयों ने वैज्ञानिक चर्चा पे का में भाग लिया, और जिससे कुछ ब्रिटिश शासकों की आलोचना भी हुई, जिसे दिगंबर मित्रा ने अपने लेख में लिखा। तो उन्होंने क्या किया कि खारे पानी की झीलें बनवाई। ठीक है, झीलों से क्या हुआ कि थोड़ी बहुत जो मछलियां पकड़ते थे उससे उनका क्या हुआ, आपूर्ति हुई, रोजमर्रा की मतलब खाने पीने की जो चीज़ थी उससे हुआ। तो कलकत्ता की पूर्वी छोर पे स्थित दलदली भूमि के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण शुरुआती निवासियों के लिए एक चुनौती बन गई। तो कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने पाया कि बाढ़ के बाद जो मछलियां सड़ जाती थी वो फोर्ट विलियम में बीमारियां फैल रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूर्व की और ढलान वाले जो थे वस्तुओं की निकासी की परियोजना, यानी कि नालियों की उस तरफ कर दी, और फिर वो वहां से जो इस तरफ था आपका जो समुद्र था उसके उसमें चली जाती थी। इस तरीके का पैटर्न उन्होंने बनाया था। तो इसलिए कहते हैं कि कलकत्ता में जो है बहुत ज़्यादा पानी की, गंदे पानी की दिक्कत थी, जहाँ पर कि वो बीमारियां भी बहुत हुई थी।
ठीक है। इसमें तो उतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा ही पूरा डिटेल में बता दिया है कि आप अच्छा खासा लंबा चौड़ा इसमें आंसर लिख सकते हैं, जिसके कारण वहाँ के सैनिकों में बीमारी भी फैल गई थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अश्वेत में जो भारतीय थे उनको अलग रखा और खुद अपने लिए अलग बस्तियाँ बनाई, उनका जो है आना-जाना कम कर दिया, राइट? तो और पानी के लिए जो है खारे पानी की उन्होंने क्या की, झीलें भी बनवाई, ताकि झीलों के अंदर मछलियाँ पड़ पक पड़े वो पाल सके और जिससे उनका दिनचर्या भी हो, और उधर के बगल में ही सारा गटर का पानी भी छोड़ दिया, ताकि वो जो मछलियाँ हैं उस पानी को साफ कर सकें। तो सोचो कितनी बुरी हालत थी उस समय बंगाल की, राइट? ऐसी ही हालत थी बंदरास की उसकी मुंबई की भी। मुंबई में भी जो है 1896 में प्लेग मांडवी बंदरगाह में तेजी से फैला था। वो किस लिए फैला था? सेम यही कारण था। जब यहाँ पर बंदरगाह के पास मिट्टी कैसी होती है, दलदली होती है, और मुंबई में क्या है, 7 पानी की झीलें हैं जिनसे वो पानी के लिए जो पीने के पानी के लिए जो वो यूज़ करते हैं। तो इन 7 पानी की झीलों को परियोजनाएँ बनाई गई, ठीक है? तो बाढ़ का पानी की कमी, प्रदूषण, आवास विनाश सहते महत्वपूर्ण परिस्थितियों का चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है? तो इसलिए बम्बई की भी हालत बिल्कुल ऐसी थी। वहाँ की जो शहर की परिस्थिति जो थी, वो उसमें मीठी नदी जो थी वो कभी एक महत्वपूर्ण जल निकासी चैनल के रूप में काम करती थी। पर भारी प्रतिक्रमण और प्रदूषण हुआ, जिससे अतिरिक्त वर्षा जल को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता कम हो गई। तो नतीजन भारी मानसून के दौरान निचले उपनगरों, मेन टाउन ड्रेन एक ऐतिहासिक जल निकासी प्रणाली को अक्सर अपने ज्वारीय प्रतिप्रवाह के कारण बॉम्बे का राक्षस उपद्रव कहा जाता है। जो जो समुद्र है उसको राक्षस उपद्रव कहा गया है, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति को और खराब कर देता था। तो बम्बई में भी मीठे पानी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा लोगों को। ऐसे ही कलकत्ता में करना पड़ा, और ऐसे ही आपका इसमें बम्बई में करना पड़ा। तो यही है बम्बई और कलकत्ता की स्थिति। क्योंकि बम्बई में भी क्या था कि यहाँ पर पानी की बम्बई के नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इनकी इसमें शहरी विकास का आकार दिया गया है, और शहर में मूल रूप से 7 द्वीप थे बम्बई में, जिन्हें धीरे धीरे भूमि सुधार परियोजना के माध्यम से जोड़ा, आधुनिक नगर बनाया गया। तो इन प्रयासों ने शहर को विस्तार से बढ़ाया, लेकिन बाढ़, पानी की कमी, प्रदूषण, आवास, इसके कारण वहाँ पर साफ पानी की कमी बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है? तो उसके बाद बहन मुंबई भूकंप क्षेत्र जो थे, तीसरी स्थिति थी कि उनकी जनसंख्या घनत्व वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण वहाँ पर पानी की समस्या अभी तक बनी हुई है, राइट? क्योंकि इसमें ये लिखा है कि 1855 और 56 में जल संकट के शहर के जल की कमी के संघर्ष को उजागर किया, जिससे कि जलाशयों और पाइपलाइनों के विकास को बढ़ावा मिला। तो बढ़ती आबादी, मुंबई के जल संसाधनों पर दबाव बन रही थी, जिससे स्थानीय स्तरों का अत्यधिक दोहन और कमी हो रही थी। तो इसी के कारण जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको इसमें यही लिखना है। देखिए क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में। ओके, कलकत्ता की पारिस्थितिकी के प्रबंध में औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो औपनिवेशिक काल ने क्या किया था, उनको खारे पानी की झीलें दी थी कलकत्ता को, राइट? और इन्होंने क्या किया था कि इनको भी साफ पानी के लिए, मीठी नदियों के लिए पाइपलाइन बनवाई थी। घरेलू अपशिष्ट प्रदूषण ने मीठी नदी और पाइपलाइन झीलों और बिहार झील जैसे जल निकायों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे स्वच्छ पानी तक पहुंच जो है सीमित हो गई थी। तटीय कटाव, पर्यावरण, इसके कारण समुद्र का पानी जो है वो हो गया था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, इसी को ही अपना साफ पानी के लिए उन्होंने परियोजनाएं चलाई। क्यों? क्योंकि वो खुद वहां रहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इसके लिए कार्य किए थे, ठीक है? तो बहाई मुंबई में शहरी सुविधाओं के विकास में प्राकृतिक बाधाओं का परीक्षण कीजिए। प्राकृतिक बाधाएं तो वही है, ज्वार भाटा वगैरह आता है, तो वो इतना इसमें रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो जो आपका क्वेश्चन था कलकत्ता, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है आपका, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है? जितना मेरे पास है मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? जोधपुर और जैसलमेर, इसमें भी आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये किस तरीके के नगर हैं। तो आपको जोधपुर, जैसलमेर एक साथ है, और विजयनगर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वन
वन्य जीवन संरक्षण क्या है? मानव वन जीव संघर्ष क्या है? मानव वन जीव संरक्षण का मतलब है कि क्या होता था कि पहाड़ों में जो पहाड़ जो थे, जब जब यहाँ पर परियोजनाएं चल रही थी, जो वन आरक्षण चल रहे थे, तो क्या होता था कि उस क्षेत्र में जाना नहीं है, वहां पर आपका प्रोटेक्शन है, लेकिन बस्तियां तो थी, वहां पर जगह थी, ठीक है, जंगल के पास क्या थे, नगर थे, शहर थे, तो वहां पर क्या होता था, तो जंगली जानवर मनुष्य को खाने के लिए क्या करते थे, शहरों में घुस जाते थे, गांव में घुस जाते थे, वहां पर उनको तंग करते थे। तो इसलिए ही वहां पर क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वहां पर रहते थे और उनको प्रोटेक्शन देते थे। उसी को ये कहता है कि जब वो जीव इंसानों के पास आ जाते थे और उनकी वन संसाधनों को और मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाते थे, उसी को ये कहते हैं मानव वन जीव संघर्ष। वो बढ़ते कैसे हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। ओके। जैसे कि नीलगाय, हाथी, रीसस, मकाक जैसी शाकाहारी जानवर जो है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं कि गांव के घरों में आ जाते हैं और उनके घरों को नष्ट कर देते हैं। जंगली सुअर, भौंकने वाले हिरन, रीसस, मेकाक, ये सब लोग, ये जो सारे जानवर हैं, जब ये इंसानों की जगह में आ जाते हैं, तो उसी को और उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो वन जीव संरक्षण की जो टीम होती है, वहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, वो उन जानवरों को पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ही कहते हैं वन्य जीव संरक्षण, मानव वन्य जीव संरक्षण। राइट। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जंगली हाथी का उस गांव में बहुत है, और अभी जो रिसेंटली चल रहा था कि बंबई में तेंदुआ घुस गया था, तो वो तब भी होता था जब अंग्रेज थे और अभी भी होता है। ठीक है, तो उसमें इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सह अस्तित्व। मानव वन जीवे सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब होता है कि जब जंगली जानवर इंसानों की बस्ती पर आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उन दोनों को उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से कि उनको लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको लिए प्रोटेक्शन के लिए बैरियर डालना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सह अस्तित्व। तो इसलिए सह अस्तित्व आपके लिए कौन कौन से हैं, आपके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं, कौन से हैं? एक तो बोरीवली का राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नेपाल के ऊंचा पहाड़, और एक है पश्चिमी घाट में वरपल्लाई पठार। ठीक है, नेचर कंजर्वेशनल फाउंडेशन अंदी नामांकित। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि जो आपका, इसमें आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं कि बोरीवली का राष्ट्रीय उद्यान जो मुंबई में है, राइट। इसमें क्या होता था कि वहां पर क्या होता था, तेंदुआ आ जाता था, मानव जो तेंदुए थे वो वहां पर आ जाते थे, और मानव और तेंदुओं के बीच में आपस में वो खा जाते थे और ले जाते थे, बच्चों को ले जाते थे। तो आज भी थोड़े टाइम पहले भी आई थिंक न्यूज़ में आया था कि तेंदुए मुंबई में जो जंगल के आसपास की जो सोसाइटी है, वहां पर तेंदुए घुस जा गए हैं। ठीक है, तो बोरीवली के राष्ट्रीय उद्यान, अब जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कहा जाता है, एक अनूठा मामला है जहां पर एक बड़ी शहरी आबादी है, जहां पर तेंदुआ रहता है। ठीक है ना, तेंदुए साथ सह अस्तित्व में है, मतलब एक तरफ आबादी रहती है और एक तरफ जंगल में तेंदुए रहते हैं। तो वो तेंदुए क्या करते हैं, कभी कभी भूख के लालच में वो मानवों के उधर मस्ती में घुस जाते हैं। राइट, इसी को कहते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष से अस्तित्व। पार्क के आसपास आवासीय क्षेत्रों में विस्तार में मानव तेंदुओं के बीच संघर्ष संपर्क बढ़ा दिया है, जिससे, क्योंकि पार्क होने से क्या हो गया कि मानव जो तेंदुआ है वो वहां आ जाता था। तो जवाब में संरक्षणवादियों ने, अधिकारियों ने क्या किया कि रणनीति लागू की। क्या रणनीति लागू की कि मुंबई फॉर लेपर्ड्स, मुंबई फॉर लेपर्ड्स एक रणनीति चलाई, जो एक क्या है, जागरूकता अभियान था, जिसमें कि लोगों को पहले ही बता दिया था कि जिससे डर या प्रतिशोधक हत्याएं ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि आप अपने घरों के पास क्या रखें, कुत्तों की आबादी को कम कर दें, क्योंकि कुत्ते खाने के लिए वो क्या करते थे, तेंदुए वहां पर आ जाते थे। और उनको सबको क्या कर दिया था कि वैज्ञानिक नागरानी में कैमरे, ट्रैप, तेंदुओं की गतिविधियों वाले जो सेंसलाइजर होते हैं कि जो बता देते हैं कि यहाँ पर वो एनिमल हैं, तो वो
वो चीज़ लगाने के लिए कह दी थी इन्होंने। तो तेंदुओं का अंधाधुंध तरीके से स्थानांतरित करने की बजाय विशेषज्ञ अब बढ़ते हमलों को रोकने के लिए स्थानीय संघर्ष के संबंध की सलाह देते हैं। तो उनको बता देते हैं कि तेंदुआ आएगा तो आपको कैसे करना है, कैसे रहना है, किस तरीके का आपको हॉर्न बजाना है, अपने घर के आस-पास कुत्ते कम करने हैं। तो ये सब चीज़ें थी आपका बोरीवली के राष्ट्रीय उद्यान मुंबई की, ठीक है? क्योंकि मुंबई में आज भी थोड़े टाइम पहले भी न्यूज़ आई थी कि तेंदुए घुस गए थे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है नेपाल के ऊँचे पहाड़। नेपाल के ऊँचे पहाड़ में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम में हिम तेंदुओं का संरक्षण था। नेपाल के ऊँचे पहाड़ में क्या होता था कि हिम तेंदुए जो होते थे वो आ जाते थे और जो चारागाहें थे उनके साथ उनके जो जंगल तो खेत तो नष्ट करते थे और उनको खा भी जाते थे, ठीक है? तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया कि तेंदुओं के शिकार के कारण पशुधन नुकसान के लिए मुआवज़ा मिलता था, ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कि गाँव वाले सब मिलके उनको मार दें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको एक तरह का पशु उनके लिए जो खेत खराब हो गए थे, उसके लिए उनको मुआवज़ा देना शुरू कर दिया, ठीक है? और वित्तीय सुरक्षा मिलती और उसके साथ जो है सहनशीलता के साथ बढ़ावा देती है कि इसके अतिरिक्त हिम तेंदुओं और घरेलू पशुओं के बीच संपर्क को कम करने के लिए पशुओं के लिए संप्रति चारागाह क्षेत्र स्थापित किए, कि चारा चारा खाने के लिए वो उस जंगल की तरफ को ना जाएँ पशु, उनके जो पशु को तेंदुए खा जाते थे। तो वन्य जीव निगरानी में समुदाय भागीदारी भी लाभकारी है। कि आपके जो वन्य जीव में जो समुदायों की भागीदारी भी शामिल होनी चाहिए, जो आस-पास रह रहे हैं, उनको भी जागरूकता होनी चाहिए कि हमें कैसे बचना है, हमें अपने जो पशु हैं उनको कैसे बचाना है। तो हिम तेंदुओं पर नज़र रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया कि आपको कैसे करना है और शिकारियों की सुरक्षा के लिए भागीदारी मजबूत होती है, संरक्षण में योगदान मिलता है। तो नेपाल समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाया गया। जलवायु परिवर्तन आवास नुकसान दीर्घकालिक सफलता के लिए लगातार खड़ते बनी हुई हैं। तो ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल। तो आपका अगर आपका आ गया कि वन्य जीवीय संघर्ष या सह अस्तित्व क्या है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, सह अस्तित्व क्या है? तो सह अस्तित्व यही है कि जो मानव वन जीवीय के बीच में जो जानवर इंसानों की बस्ती में घुस जाते थे, उनसे कैसे रक्षा करते हैं या उनके साथ कैसे रहा जा सकता है, उस चीज़ को आपको सह अस्तित्व में आपके 3 एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? और मानव वन्यजीवीय संघर्ष का मतलब भी यही होता है कि जो जंगली हाथी है, सूअर है, तेंदुए हैं, वो आकर इंसान के जो घर हैं, उन सबको क्या करते हैं वो तहस-नहस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको 3 एग्ज़ाम्पल है, बोरीवली का राष्ट्रीय उद्यान, नेपाल के ऊँचे पहाड़ और तीसरा है वरपल्लाई के पठार। वरपल्लाई के पठार में क्या था कि हाथियों का कहर था। हाथी क्या करते थे, वो घुस जाते थे, जिसके कारण वो खेतों को नुकसान देते थे और किसी मानव जीवन को भी नुकसान देते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस ने उन्होंने कहा कि हाथी की आवाजाही के बारे में उसको सूचित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एसएसआर जो है वो एक एसएमआर करके जो है एक अलर्ट चलाया, है ना? और लोगों को चेतावनी दी और वो हाथियों के साथ सीधे टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि हाथी से लड़ना तो बहुत मुश्किल है, हाथी मार देता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हॉर्न बजाए, ढोलक बजाना है आपको, उससे दूर जाना है हाथी से, ठीक है? तो हाथियों की आवाजाही के पैटर्न का मानचित्र बनाया गया, लोगों को संघर्ष निवारण रणनीतियों से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैसे यात्रा अ, उसके जो जैसे यात्रा जिस यात्रा से हाथी जाता है, उसमें जो आकर्षित करने वाले खाद्य स्रोतों को सुरक्षित करना, तो वो वाली फसलें ही वो नहीं लगाते थे जिससे कि हाथी अट्रैक्ट होता था, ठीक है? तो जिससे कि इन पहलों से मानव मृत्यु और हाथियों के प्रतिशोधक हादसों हत्याओं में कमी आई, ठीक है? तो ये है आपका मानव वन जीव संघर्ष और सह अस्तित्व। सह अस्तित्व होता है कि जो इनको एक साथ रहने के लिए आपको तैयार किया जाता है, ठीक है? और मानव वन जीव संघर्ष होता है कि जो जानवर बस्तियों में घुसकर सबको नुकसान पहुंचाता है, मानव के जीवन को, राइट? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद आपको प्राकृतिक आपदाएं बतानी है, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में तो सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पूरे अभी तक समझाती आ रही हूँ कि वनों की कटाई के कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आ जाता है जिसके, तो ये मैं आपको जो है इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है, राइट? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो अब इसका लास्ट पार्ट हो गया वो मैं आपको जलवायु परिवर्तन और विजयनगर और आपका जैसलमेर आपको पढ़ाऊँगी।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आएगा तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। आप मिलती हूँ आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।